Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic of chapter second, from hunting, gathering to growing food. And this is our lecture number 4. So let's start. So students, so far we studied about the first topic we studied the earliest people movement. Okay, the earliest people, why were they on the move? Then after that, we studied about the how do we know about these people. Then after that, we studied choosing a place to live in. Okay, then we saw rock painting and what they tell us. Then students, we studied about the sites. Okay, then finding out about fire. After that, we learned about a changing environment. Okay, so and yesterday we studied about the names and dates. Then we studied about the beginning. We studied about the beginning of farming and herding. So students, today we will start from this topic, domestication. Domestication. Okay, so domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. डोमेस्टिकेशन मतलब एक जैसे बसने की, जैसे एक तरीके से आप ये कहें कि एक सेटल होकर रहने की, एक बसने की जो प्रोसेस होती है ना, सेटल होके जैसे हमने देखा कि पहले जो थे अर्ली मैन था, वो एक क्या था, एक तरीके से नोमैडिक की तरह था, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता रहता था। ओके, तो लेकिन डोमेस्टिकेशन मतलब कब उन्होंने एक जगह पर रहना, एक तरह जगह पर बसना शुरू किया। तो डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो जो लोग हैं उनके द्वारा प्लांट्स को क्या करना, प्लांट्स को ग्रो करना और एनिमल्स को लुक आफ्टर करना, ठीक है, एनिमल्स की देखभाल करना, इसी को डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस का नाम दिया गया है। So very often plants and animals that are tended by the people become different from wild plants and animals. So students, जो ये अर्ली मैन था, जब इसने क्या करना, डोमेस्टिकेशन स्टार्टिंग हुई, यानी इन्होंने वो वाले प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो उनको पालना शुरू किया, जो कि किससे, जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते थे। ठीक है, यानी कि वो वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स से अलग होते थे, जिन प्लांट्स और एनिमल्स को इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, पालना शुरू किया। So this is because people select plants and animal for domestication. ओके, तो इसीलिए जो है, मतलब कि ये जो है बिल्कुल अलग होते थे, जो डोमेस्टिकेशन के लिए इन प्लांट्स और एनिमल्स को वो सिलेक्ट करते थे ना, इसीलिए वो सिलेक्ट करते थे क्योंकि वो वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनको डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। जैसे हम एग्जाम्पल नहीं कि वो उन प्लांट्स और एनिमल्स को ही पालते थे जिनमें की जिनको क्या हो, नॉट प्रोन टू डिसीज, किसी तरह की जो है बीमारी, किसी तरह का जो डिसीज है उनको ना हो, ठीक है, उनमें डिसीज ना हो। सो दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट yield लार्ज साइज ग्रेन। एक वो उन प्लांट्स को सिलेक्ट करते थे ग्रो करने के लिए जिनसे कि मोट जैसा लार्ज साइज ग्रेन, यानी कि जो अनाज मिले ना, जो अनाज का दाना मिलता है जैसे गेहूं है, उसका उनको एक लार्ज साइज बड़ा मोटा दाना उनको वो ग्रो हो उस प्लांट से, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और जिसकी जो पीछे की जो डंठल होती है,
ठीक है, स्टॉक होता है वो स्ट्रोंग होता है एंड कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, और जो कि इस राइप ग्रेन को, जो पके हुए अनाज का वेट को बियर करने में कैपेबल हो, इस तरह के प्लांट को ग्रो करने के लिए वो सिलेक्ट करते थे। Here, so seeds from selected plants are preserved and shown to seeds from selected plants. Yes, students. So seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same quality. ठीक है, तो वो ऐसे प्लांट्स के सीड्स को वो संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनकी क्वालिटी को प्रिजर्व्ड रह सके। इसीलिए वो क्या करते थे, ऐसे जो प्लांट्स होते थे, ऐसे प्लांट्स के सीड्स को वो संभाल कर रखते थे। ओके, ताकि वो सेम क्वालिटी का जो क्या है, सेम क्वालिटी के अनाज को, ग्रेन को उगा सके। Clear. So amongst animal, those that are relatively gentle are selected for the breeding. अभी आपको मैंने बताया कि वो जो एनिमल्स हैं उनको, मतलब वो किस तरह के एनिमल्स को वो पालते थे। अमंगेस्ट एनिमल्स के बीच में भी दोस्त, वो वाले एनिमल्स दैट आर रिलेटिवली जेंटल, जो कि जेंटल होते थे, यानी वाइल्ड एनिमल्स को वो नहीं पालते थे, ठीक है, जो कि जेंटल होते थे, आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। और उनको क्या है, जैसे ब्रीडिंग क्या होती है कि जो बच्चों को जन्म देते हैं, जानवरों को आगे ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए उन्हें वो जेंटल एनिमल्स है उनको वो चुना करते थे। सो एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए अपनाए गए जो प्लांट्स हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स और जो वाइल्ड जो प्लांट्स होते हैं उनसे धीरे धीरे वो डिफरेंट होते गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे, आपको लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर क्या दिखा रही है, ये एक टीथ है। ये देखिए आपको छोटे साइज के टीथ दिख रहे हैं, ये बड़े साइज के टीथ दिख रहे हैं। अब अगर इन दोनों टीथ में आप डिफरेंस करें तो क्या क्या डिफरेंस करोगे इसमें? अगर आपको डिफरेंस करने के लिए कहा जाए कि इसमें वाइल्ड एनिमल का टीथ कौन सा होगा और जेंटल एनिमल का टीथ कौन सा होगा, तो आप शायद यहाँ पर इजिली बता पाओगे। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड द होन मतलब सींग, ठीक है, द होन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली वाइल्ड एनिमल्स के टीथ और हॉर्न्स कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में ये किसका है, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल का टीथ है और ये वाइल्ड एनिमल का टीथ है। ओके, सो लुक एट दिस टू सेट्स ऑफ टीथ, which do you think belong to a wild pig or which to a domesticated one? और ये टीथ भी किसका दिया हुआ है, किसके दिखाए गए हैं, पिग के। ठीक है, ये पिग के टीथ है, तो ये वाइल्ड पिग होगा, उसका टीथ है, और ये डोमेस्टिकेटेड पिग का। Okay, so domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. तो जो डोमेस्टिकेटेड क्वेश्चन होता है, यानी जो बसने की प्रक्रिया है, वो पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे चलती रही। ठीक है, धीरे धीरे चलती रही है ये। और आप ये कहें कि इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। और ये कब से स्टार्ट हुई थी ये डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस? ये हुई थी 12,000 ईयर्स अगो से ये स्टार्ट हुई। एंड वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और यहाँ पर एक्चुअल में आज हम जो भी फूड हम यूज करते हैं वो इसी डोमेस्टिकेशन की वजह से है। एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। कुछ एक आप ऐसे करें कि एग्रीकल्चर के लिए जो अपनाए गए, सबसे पहले जो अपनाए गए अर्लीस्ट प्लांट्स थे, ठीक है, उसमें सबसे पहले कौन से थे? व्हीट एंड बार्ले का प्लांट्स था। ओके, एंड द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। और अगर हम अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करें तो उसमें कौन थे पहले? शीप एंड गोट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
यस, ये देखिए ये पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये आपके पास किसकी पिक्चर है? जो उस टाइम का वाइल्ड बुफेलो होते थे ना, देखिए कितना खूंखार आपको दिख रहा है। और ये जो आपका पास क्या है, जो डोमेस्टिकेटेड कैटल्स होती हैं, जो आप एनिमल पालते हो, तो वो देखो आपको कुछ शक्ल से कितना भोली सी नजर आती है, तो ये डोमेस्टिकेटेड थी। और जबकि ये किस तरह की होती है, ये वाइल्ड है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, yes, now the next topic is a new way of life, a way of life. यानी अब हम एक नया वे देखेंगे लाइफ को जीने का। सो इफ यू प्लांट, यस, इफ यू प्लांट अ सीड, देखिए जैसे ये पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। ठीक है, ये क्या लेती है, ये कुछ टाइम लेती है। ये जब आप इस तरह की कोई ये सीड आपने करी है, तो ये सीड जो है कुछ टाइम लेती है ग्रो करने में। आपने सीड लगाई, लेकिन ये पौधा बनने में काफी टाइम लेती है, ग्रो करने में टाइम लेती है। एंड दिस मे बी सेवरल डेज, ये हो सकता है कि शायद इसको कहीं कुछ दिन लग जाए ग्रो करने में, इस सीड को वीक भी लग सकते हैं, मंथ भी लग सकते हैं, एंड इन सम केसेस ईयर, और कुछ केसेस में तो सीड जो है उनको सालों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं ग्रो करने में। So when people begin growing plants, it meant that they had to stay in same place for a long time. अब अगर मान लो आप कहीं पर उन्होंने क्या करना शुरू किया, सीड को लगाया, तो आपको प्लांट बनने में काफी टाइम लगाएगा। काफी टाइम लगेगा तो उनको क्या करना पड़ता था, पीपल लोग जो होते थे उनको वहीं पर स्टे करना पड़ता था। दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस, उनको वहीं उस सेम प्लेस पर स्टे करना पड़ता था। किस वजह से? क्योंकि अगर मान लो उन्होंने सीड लगाया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग, ठीक है, लुकिंग आफ्टर, उनकी लुकिंग आफ्टर द प्लांट, उन प्लांट्स की देखभाल करनी पड़ेगी। वाटरिंग, उनको पानी टाइम टाइम पे पानी भी देना पड़ेगा। वीडिंग, वीडिंग होता है कि कई बार क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो आपके प्लांट के साथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो वो उन फसलों को खराब कर देते हैं। तो इस तरह के अनवांटेड प्लांट्स को क्या करना, निकाल कर अलग कर देना, उसे कहते हैं ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग करना। अच्छा, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, आप देखते हो कि कई बार एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो आपकी फसल को खराब कर देते हैं, खा जाते हैं, तो उनको उड़ाना, उनको वहां से भगाना, एनिमल्स को और बर्ड्स को। सो टिल द ग्रेन राइपेंड, कब तक आप ये सब काम करोगे, जब तक कि आपका ग्रेन जो है वो क्या नहीं हो जाता, राइपन यानी पक नहीं जाता, फसल बनकर तैयार नहीं हो जाती। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। ओके, और उसके बाद उस अनाज को जब आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, तो उस ग्रेन को यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल भी रहना पड़ता है। ओके, सो एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक अ वे ऑफ स्टोरिंग इट। अब ग्रेन को फूड और सीड दोनों ही रूपों में बचा कर रखना बहुत जरूरी था, इसीलिए लोगों को इसके स्टोर करने की बात सोचनी पड़ी कि भी इसकी स्टोरिंग की जाए। ठीक है, सो इन मैनी ईयर्स, इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स और मूव बास्केट, वो बास्केट और डग पीट्स इनटू अ ग्राउंड। ये स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर, ये देखिए, ये ओके, ये पिक्चर किसकी है, जो आपके पास अभी दिखाया ना आपको कि ये आपको जो बड़े बड़े पोट वो बनाते थे, ठीक है, ये वो बास्केट्स होती थी। एंड इस तरीके से वो क्या करते थे, डिग करते थे नीचे जमीन में, और वहां पर इस तरीके से स्टोर करते थे अपने अनाज को। ओके, तो ऐसे इन चीजों में वो स्टोर करके रखते थे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर आपको शायद अब क्लियर होगा कि इन मैनी एरियाज, कई एरियाज में दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स। अभी आपको पोट्स दिखाए ना, क्ले पोट्स दिखाए बड़े बड़े, तो लार्ज क्ले पोट्स को यूज करते थे, या वो बास्केट, ओके, बुनी हुई जो होती थी बास्केट। एंड डग पिट्स, मैंने देखा दिखाया आपको कि किस तरीके से जो ग्राउंड में काफी गड्ढा खोदा जाता था, ठीक है, और ग्राउंड के नीचे, ठीक है, ग्राउंड में गड्ढा खोदा जाता था और फिर उसके अंदर अनाज रखा जाता था स्टोर करके। क्लियर? ये क्ले पॉट्स, वो बास्केट्स हैं, एंड दिस डक पिट्स अंडर द ग्राउंड। ओके,
Then student, after that, the next topic is स्टोरिंग एनिमल्स। आप देखिए कितना आपको बड़ा ही स्ट्रेंज लगा होगा ये जो हेडिंग है आपकी, स्टोरिंग एनिमल्स। चलो ग्रेन को स्टोर करके रखना, सीड स्टोर करके रखना, ये तो सुना, लेकिन एनिमल को स्टोर करना, ये बड़ा ही अजीब सा अटपटा सा हेडिंग है। सो एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली। अब आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरली क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरली वो ब्रीडिंग करते हैं, नेचुरली जो है उन जानवरों के बच्चे देते हैं वे। एंड बिसाइड्स इफ दे आर लुकिंग आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क which is an important source of food and meat whenever required। अब जो ये एनिमल्स हैं ये बच्चे देते हैं, जिनके जिनकी संख्या क्या हो जाती है, जो मल्टीपल होते हैं इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। और अगर इन एनिमल्स की लुक आफ्टरिंग, उन एनिमल्स की देखभाल की जाए तो उनका जो नंबर जो है वो बढ़ता चला जाता है, साथ ही उनसे मिल्क भी आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है, मिल्क प्रोवाइड होता है जो कि फूड का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, इम्पोर्टेंट सोर्स है ये मिल्क। ठीक है, मिल्क तो है ही, साथ साथ जो आप एनिमल्स को रखते हो, ठीक है, पालते हो, उनका एनिमल्स का जो मीट होता है, मांस होता है, वो भी फूड के रूप में खाने के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स कि जो पहले जो लोग होते थे वो एनिमल्स को पालते थे, वो स्टोर करके रखना हुआ ना एक तरीके से उनको, कि उनको भाई पालो, फिर उसके बाद जब मन करे उनको पकाकर खा जाओ, या फिर जो वो प्रोडक्ट देते हैं, मिल्क देते हैं, उसको फूड की तरह यूज कर लो। So, in other words, animals that are rare can be used as a store of food। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो एनिमल जिनको पाला जाता था, एनिमल को रेयर किया जाता, पाला जाता था, उनको स्टोर का, ये फूड के स्टोर का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, मतलब आपके लिए वो खाने के रूप में यूज हो रहा है ना, फूड के लिए, उसका मिल्क भी आप यूज करते हो, और उसको एनिमल को, उसके मीट को भी आप खाने में यूज करते हो। तो फूड के लिए आप उसको स्टोर करके एज अ स्टोरिंग कर रहे हो एनिमल्स की। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब हम ढूंढेंगे कि पहले जो फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स थे उनके उनके बारे में स्टडी करते हैं कि पहले कौन सा, जो पहले फार्मर्स कौन से थे और हर्डर कौन से थे। तो टर्न टर्न टू मैप 2 पेज नंबर 13। यस स्टूडेंट, आप अपने बुक के अंदर पेज नंबर 13 पर जो भी आपने मैप सेकंड है वो दिया हुआ है उसको देखें। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। आपको कई सारे ब्लू स्क्वायर देखेंगे। देखिए हम देखते हैं वो मैप नंबर 2, हमारे पास पीछे था मैप नंबर 2। ये देखिए मैप नंबर 2 ये आपके पास है। इसमें जो आपके पास ये देखिए, ये जो ब्लू वाले हैं आपके, मेहरगढ़, बुझोम, ओके, कोल्दीवा, चिरान, ठीक है, दलहौजी हेडिंग, ठीक है, ये आपके पास कुलूल, ओके, ये पैम पाली पल्ली। तो ये इस तरीके से आपके जितने भी ये ब्लू के अंदर आपके पास रेक्टेंगल्स दिए गए हैं, इन साइड्स को आप नजर देखो। इनके बारे में ये क्या दिखा रहे हैं आपको, ये वो एरिया है जहां पर सबसे पहले फार्मिंग और हर्डिंग शुरू की गई। Okay, so you will notice a number of blue squares। ठीक है, each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders। अब ये वो वाली साइट्स हैं जो आपको ये ब्लू सर्कल में, ब्लू स्क्वेयर्स में दी गई हैं। ये स्टूडेंट्स, ये वो वाली साइट्स हैं जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को पहले जो फार्मर्स और हर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड एविडेंस उनको मिले हैं। ठीक है, सो एविडेंस कैसे, दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट। और ये जो एविडेंस है ये उनको हमारे सब कंटिनेंट के सारे एरियाज में, आप देखो कि सभी जगह पर वो आपके ब्लू स्क्वायर सभी पूरे उसमें फैले हुए हैं। ठीक है, तो सब पूरे के पूरे सब कंटिनेंट में इस तरह के एविडेंस मिले हैं फॉर फार्मर्स और हर्डर्स के, अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स के। Some of the most important one are
अच्छा, उनमें से कुछ एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर, ठीक है, जो आज के टाइम पे कश्मीर है, नॉर्थ वेस्ट में देखिए आपके पास कौन सा दिया हुआ है, एंड एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और जो ईस्ट में और जो साउथ इंडिया में है वहां पर आप देखिए। सो टू फाइंड आउट वेदर these sites, whether these sites are our settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals bones. अब यहाँ पर एक्चुअल में ये जो साइट्स दी गई हैं, ठीक है, ये जो साइट जितनी भी साइट्स हैं, ये साइट्स इसमें फार्मर्स और जो जितने भी हार्डर्स हैं उनकी यहाँ पर क्या थी, उनकी यहाँ पर बस्तियां, कहते हैं ना एक तरीके से सेटलमेंट्स, उनकी सेटलमेंट्स, ठीक है, उनकी बस्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। उनको मतलब वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं या नहीं, इसे मतलब वो ये कहते हैं कि एक्चुअल में ये जितनी भी सभी साइट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर फार्मर्स और हर्डर की सेटलमेंट थी या नहीं, इसे जांचने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो एक्सकावेट में, ठीक है, जो एक्सकावेट में जो भी उनको प्लांट्स, पौधे और जो पशुओं की हड्डियां, ठीक है, एनिमल्स की जो बोन्स हैं उनके नमूने, उनके एविडेंस का उन्होंने उन्होंने उनकी स्टडी करते हैं। क्या वहां पर इस तरह के जो लोग थे, हर्डर्स या फार्मर्स वहां पर रहते थे, तो इस तरीके से वो साइंटिस्ट जो हैं वो उन एविडेंस की, प्लांट्स और एनिमल्स बोन्स की के जो एविडेंस उनको मिले उनकी स्टडी करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। ये स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें कि यहाँ वो ये कह रहे हैं, एक तो वो ये स्टडी कर रहे हैं, साथ ही इनमें से जो सबसे ज्यादा जो एक्साइटिंग है वो क्या है, जो वहां पर बर्न्ट ग्रेन, जले हुए अनाज के दानों के रिमेन्स मिले हैं, वो सबसे बड़ी यहाँ पर एक्साइटिंग वाली चीज है। ठीक है, जो बर्न्ट ग्रेन मिले हैं उनके रिमेन्स मिले हैं। सो दीज में हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और पर्पस। ये जो बर्न जो ग्रेन मिली है ये एक्सीडेंटली भी वहां पर हो सकती है या फिर पर्पसली भी वहां पर मिल सकती हैं। So scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of subcontinent, and they can also identify the bones of different animals. तो यहाँ पर क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं वो इन ग्रेन्स के दानों को पहचान कर सकते हैं, और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि इन सब कंटिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे फसलें उगाई जाती रही होंगी, और जो साइंटिस्ट हैं वो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी बोन्स की भी पहचान कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या पता चलता है, यहाँ पर इन साइड से पता चलता है कि यहाँ पर फार्मर्स और हार्डर्स जो थे वो यहाँ पर रहते थे। सो टू वर्ड्स यानी कि वो फार्मिंग करते थे या हार्डिंग करते थे, एनिमल्स को पालते थे। टू वर्ड्स आर सेटल लाइफ। सो नाउ वी डिस्कस टू वर्ड्स आर सेटल लाइफ, किस तरीके से वो एक सेटल लाइफ की तरफ चले, क्योंकि पहले हमने देखा कि वो सेटल्ड नहीं होते थे, वो मूव करते रहते थे, लेकिन कैसे उन्होंने अपनी एक सेटल लाइफ की तरफ वो गए वो हम देखेंगे। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ साइट्स के ऊपर क्या मिले हैं, हट्स यानी जो झोपड़ियां होती थी और या हाउसेस होते थे, उनके कुछ ट्रेसेस भी मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुरझुम, ठीक है, आपने ऊपर देखा, मैंने मैप में दिखाया था ना बुरझुम, इन जो कश्मीर में ऊपर आज के टाइम में जो कश्मीर है वहां पर देखो आप, बुरझुम में ब्लू रेक्टेंगल स्क्वायर आपको दिखाया गया है। तो इन बुरझुम इन प्रेजेंट डे कश्मीर people built pit houses which were dug into the ground। जो लोग होते थे वो पिट हाउसेस जो है वो बनाते थे कहाँ पर, जो कि ग्राउंड में नीचे खोदा जाता था। देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज यस यस स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर। ये देखिए, ये आपके पास जो लैंड है इसमें ये उसको खोदकर और ये इस तरीके से अंदर ये घर बनाए जाते थे, ठीक है, जमीन के नीचे खोद कर उसको, जमीन को, और फिर इस तरीके से घर बनाया जाता था। ये पिट हाउसेस होते थे। ओके, सो स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं कि पीपल बिल्ट पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड।
ठीक है, जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, विद स्टेप लीडिंग इनटू देम, यहाँ इनके नीचे यहाँ पर जाने के लिए वो स्टेप्स भी बनाते थे। एंड दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, वो कहते शायद वो इसीलिए उन्होंने इनको बनाया होगा कि सर्दियों में जब कोल्ड वेदर होता था तो उसमें अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने को शेल्टर प्रोवाइड कराने के लिए वो इस तरीके से पीट हाउसेस बनाते थे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स। और इसके साथ साथ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इन हट्स के अंदर भी और बाहर भी कुछ क्या मिले हैं, मतलब कि जो ये मिले हैं, इनको क्या मिले हैं यहाँ पर, फाउंड कुकिंग हट्स, खाना बनाने के लिए जो भट्टियां होती थी ना, जो खाना बनाने के लिए बनाई जाती थी हट्स, तो वो इनको उन हट्स के जो हट्स थी उनके इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ मिली हैं। विच सजेस्ट दैट, जो कि ये शायद ये सजेस्ट करता है कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर, कि ये वेदर के ऊपर डिपेंड करता था कि पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर्स और आउटडोर, कि लोग जो है वेदर के ऊपर डिपेंड करते थे कि वो अपने खाने को अपनी इस हट के बाहर बनाए या इंडोर बनाए या आउटडोर बनाए। ठीक है, जैसा मौसम होता था उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो खाना था वो कुक किया करते थे। ओके, now now next is stone tools have found from many sites। कहीं पर हमको स्टोन टूल्स भी मिले हैं, देखिए इस तरह के स्टोन टूल, पत्थरों के जो टूल है ये स्टोन टूल। ठीक है, स्टोन टूल भी मिले हैं कई सारी साइट्स पर, and many of these are different from the earlier paleolithic tools and that is why they are called neolithic। इनमें से कुछ जो है वो जो पहले पैलेलिथिक टूल्स जो हमने पीछे आपने पीछे वाले इसी चैप्टर में पैलियोलिथिक टूल्स देखे थे ना, काफी जो बिना किसी शेप के बड़े बड़े पत्थर भी होते थे इस तरीके से, उनसे ये काफी अलग है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, इन वाले स्टोन्स को नियोलिथिक स्टोन्स। ओके, एंड दीज इंक्लूड्स टूल्स that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plants produce। और इसके अंदर जो है बच्चे वो ये बोल रहे हैं साथ साथ कि इनमें वो वाले टूल्स भी हैं जिनकी जो एज होती थी, ठीक है, जो एज होती थी जिनकी धार को और ज्यादा पेना, ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प करने के लिए उन पर पॉलिश भी चढ़ाया जाता था, पॉलिश की जाती थी। देखिए ये जो है आपके स्टोन, आप देखो कैसे चमक रहा है, ये तो ये पॉलिश किया गया है इस स्टोन को, और इसका जो ऊपर का देखिए कितना इन्होंने शार्प बनाया हुआ है इसे। ठीक है, तो ये और साथ ही साथ बच्चे ये क्या होता है, मोटर्स एंड पेसल्स, जो आपके घर में भी होती हैं। इस तरह की आपने देखा होगा, आपके घर में भी आज शायद होगा, जिसको आप ओखली बोलते हैं, मूसल और ओखली, जिसमें कि मसाला पीसा जाता है। आज भी लोग यूज करते हैं ना इसको, मोटर्स एंड पेसल्स को। ठीक है, तो इस तरीके के जो मोटर्स एंड पेसल्स हैं, ओखली और मूसल है, उनका यूज ग्रेन को और जितने भी वो होते थे, ग्रेन होते थे, और जितने भी दूसरी प्लांट प्रोड्यूस होती थी, ठीक है, उनको ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए यूज होती थी। मोटर्स एंड पेसल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड इयर्स लेटर। इवन कि आज हजारों साल बाद भी हम इन मोटर्स एंड पेसल्स का यूज करते हैं अपने अनाज को पीसने के लिए। सो एट द सेम टाइम tools of paleolithic types continue to be made and used, and remembered some tools were also made of bone। कहते हैं और उसी तरीके से जो पहले जो ये पैलियोलिथिक जो टूल्स होते थे उनका निर्माण और उनका यूज कंटिन्यूसली होता रहा, और कुछ टूल्स जो हैं वो बोन से भी बनाए जाते थे। Now many kinds of many kinds of earthen pots have also been found। ये अर्दन पोर्ट क्या होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, ये मिट्टी के बर्तन, मैनी काइंड ऑफ अर्दन पोर्ट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, कई कई सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, सो पोर्ट भी मिले हैं, एंड दीज वर समटाइम डेकोरेटेड, कई बार ऐसे भी मिले हैं जो डेकोरेटेड भी होते थे, एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स।
जिनका यूज चीजों को स्टोर करने के लिए किया जाता था। पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स ऑफ कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। यस, ये आपके देखो, ये आपके क्या है, लेंटिल्स क्या होते हैं, जितने भी आपकी दालें होती हैं, ठीक है, तो लेंटिल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। तो यहाँ पर आप देखो कि वो ये कह रहे हैं कि इन बर्तन में से कहीं का यूज जो है स्टोर करने के लिए भी रखा जाता था, और धीरे धीरे लोग जो है इन बर्तन को इन बर्तनों का यूज खाना बनाने के लिए भी करने लगे। इसमें राइस, व्हीट और जो लेंटिल्स यानी जो दालें हैं, जैसे अनाज है, अब आहार का एक, हमारे फूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी थी। ठीक है, हमारी डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थी ये। एंड बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। अब इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी कपड़ों की भी वीविंग करने लगे थे, क्लॉथ भी को भी बनाने लगे थे, बुनने लगे थे, और इसके लिए कॉटन जैसे जो मेन प्लांट्स थे वो उगाए जाते थे। ओके, एंड डिड थिंग्स चेंज एवरी ईयर एंड ऑल एट वंस। क्या ये जो चेंजेस थी, वो ये कह रहे हैं कि क्या ये चेंजेस हर प्लेस पर एक साथ ही आए होंगे? नोट ये, नोट ये, ऐसी बात नहीं है। इन मैनी एरियाज मेन एंड वीमेन still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly now over several thousand years. So besides, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different season. तो कहते हैं ऐसा, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई प्लेसेस पर जो मेन वीमेन होते थे वो हंटिंग और जो फूड गैदरिंग करने का काम करते थे, वहीं दूसरी तरफ कई हजारों साल पहले, मतलब धीरे धीरे जो है ना, लोग जो है वो एग्रीकल्चर और रेयरिंग को भी उन्होंने अपना लिया था। बहुत हजार साल पहले कहीं और भी दूसरे ऐसे लोग थे, और बहुत से प्लेसेस पर लोग जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग भी बदल बदल कर अपने लाइवलीहुड को चलाया करते थे। क्लियर स्टूडेंट्स? So students, that's all for today. Have a good day.